12 बज गए क्या? हाँ तो इसे तो करें, मॉर्निंग ही चल रही ना अभी तो कितने यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं? तुम लोग इतना बुझे बुझे क्यों रहते हो? अच्छा, पहली यूनिट हमने कौन सी रिवाइज की? सेल। दूसरी जेनेटिक्स। तीसरी बायोटेक। और चौथी रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमने सेल के 3 चैप्टर कवर कर लिए, उसके बाद जेनेटिक्स के 3, बायोटेक के 2। कितने हो गए? 8। और रिप्रोडक्शन में तीसरा चैप्टर, यानी 11 हो जाएंगे आज, है ना? चलो। वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, लीगल मतलब कानूनी। चलो देखते हैं जरा, चलो बताओ। इतना टाइम लोगे? हाँ, कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, एबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, दिस इज द लीगल मेथड। इसका यह मतलब नहीं कि बाकी इलीगल हैं, मतलब हमेशा उल्टा सही नहीं होता है। जैसे बाई हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, तो ये इलीगल नहीं है। डे ब्रेक समझते हो क्या? हाँ, डे ब्रेक मतलब दिन को तोड़ दो। दिन को तोड़ के क्या बना दो? रात बना दो। डे ब्रेक का मतलब था सुबह, जब भोर जिसको कहते हैं। भोर जानते हो क्या होता है? भोर, भोर उसे कहते हैं जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, दैट इज कॉल्ड डे ब्रेक। तो अब ये गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई कानून बनाया गया क्या? नहीं। इसके लिए एबॉर्शन के लिए कानून बनाए गए क्या, कि एबॉर्शन कितने महीने तक करा सकते हैं? हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेफ होते हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर रिस्कियर होते हैं। अभी बात करेंगे आगे। बाई, दूसरा है बाई अ प्री मैच्योर एजुकेशन ड्यूरिंग क्वाइटस। ये क्या है, कौन सा मेथड? विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस मेथड है। तो ये कोई कानूनी तरीका तो नहीं है। ये वाला, ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसके लिए भी कोई कानून नहीं बनाया गया। लेकिन एबॉर्शन के लिए कानून बनाया गया। कौन सा? एमटीपी एक्ट। कब आया था? 1971। और अमेंडमेंट कब किया गया? 2017। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951, 1951 में शुरू किया गया। और पहला देश कौन था? इंडिया पहला देश था। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस, चलो देख के बताऊं। कौन सा? अबे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब है? पहला हो जाएगा ना, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना या यूट्रस। अगर वेजाइना में करेंगे तो IVI, और यूट्रस में IUI। दो मेथड है यहां पर। IVI इज द intravaginal insemination and IUI is the intrauterine insemination। और कोई मेथड इसमें जानते हो क्या? चलो ये वाला बताओ कौन सा है? हाँ, ये IVF वाला मेथड है ना? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ। IVF कर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। बताओ कौन सा? कौन सा ऑप्शन? जायगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब, जायगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब। और बताओ 2 सेल स्टेज है तो कहां ट्रांसफर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब। 4 वाला फैलोपियन ट्यूब, 8 वाला, 16 वाला, हाँ, यूट्रस में। तो एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू द क्या होना चाहिए था? यूट्रस होना चाहिए था, इसलिए ये वाला गलत है। अगर यहां पर हम यूट्रस कर दें तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि ईटी के 2 तरीके हैं, IVF फॉलोड बाय ईटी, दिस इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। और ईटी में 2 मेथड है, पहला है जिफ्ट और दूसरा IUT। जिफ्ट इज द जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब जाइगोट ट्रांसफर करेंगे कि एम्ब्रियो? अबे दोनों, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। और 8 सेल से ज्यादा का हो गया तो यूट्रस में ट्रांसप्लांट करेंगे। और 8 सेल से ज्यादा कितनी होगी?
9, 10 कुछ भी हो सकती है। अबे 8 से 16 ही तो बनेगा, कि 8 से ज्यादा 9, 10 हो जाएगा। ट्यूबेक्टमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच, चलो किसके लिए तरीका है? फीमेल के लिए। क्या कट करते हैं? फैलोपियन ट्यूब कट कर देते हैं। एक की दोनों? कोई भी? क्या बातें कर रहे हो? अबे दोनों काटनी पड़ेंगी बैले। कैसे डॉक्टर बनोगे बे? कंपाउंडर बनोगे क्या? कह रहे एक काट देंगे। और वेसिक्टमी में वास्ट डिफरेंस, एक की दोनों? दोनों काटनी, ये नहीं एक काट के बैठे हैं। और ये जो स्लाइजेशन है मेल का या फीमेल का? दोनों का नहीं करना, किसी एक का कर दो बे। दोनों थोड़ी कि कपल को बुला ली दोनों का कर दिए, कोई भी एक करवा ले तो क्या होगा? स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? बताओ। LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है कितनी? 6। पहली नेचुरल या ट्रेडिशनल, दूसरी बैरियर, तीसरी आईयूडी, चौथी OCP, पांचवा इंजेक्टेबल या इम्प्लांट, और छठा सर्जिकल या स्टरलाइजेशन या टर्मिनल मेथड। अब नेचुरल कितने हैं? 3। पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड, 2 इज द क्वाइटस इंटरप्टस और विड्रॉल, और तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया। और बैरियर कितने? 4। पहला कंडोम्स, दूसरा सर्वाइकल कैप, तीसरा वॉल्ट, और चौथा डायफ्राम। तीसरा आईयूडी है कितने? 3। पहला नॉन मेडिकेटेड, कौन? लिपेज लूप, दूसरा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, पहला कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग, कौन सा? LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। बहुत पूछे जा रहे हैं ये। सबसे ज्यादा सवाल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से आ रहे हैं, और उसमें कॉपर टी यानी जो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडी का सवाल ये बहुत पूछा जा रहा है। मैचिंग में भी खूब इस समय पूछा जा रहा है, और याद भी आपको अच्छी तरीके से। चौथा कौन सा है? OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में एक सहेली भी हमने पढ़ा है, वंस अ वीक पिल, नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल साइड इफेक्ट बहुत कम है और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत। कहां बनाई गई? CDRI। कहां है? CDRI इज द, उसके बाद है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट। तो इंजेक्टेबल और इम्प्लांट OCP की तरह ही है, बस इफेक्टिव पीरियड ज्यादा होता है। लास्ट इज द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेल के लिए या फीमेल के लिए? दोनों के लिए। मेल के लिए वैसेक्टमी और फीमेल के लिए ट्यूबेक्टमी। तो बताओ इसमें क्या आंसर होगा? LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। तो एक ऑप्शन दे दिया, कौन सा? LNG-20। ये क्या है? बैरियर, बैरियर कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी करते क्या है? एक काम तो सारे आईयूडी करते हैं, फाइगोसाइटोसिस। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। एंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडी सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, है ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर टू एज। इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं और हो जाए तो उसे कहते हैं एक्टोपिक। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कब होती है? STI का कॉम्प्लिकेशन है ये। तो एनसीईआरटी में नाम जरूर दिया गया लेकिन इसका रेफरेंस नहीं था, लेकिन नीट में सवाल पूछा जा चुका है। तो दिस इज इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट अ साइट अदर देन यूट्रस। यूट्रस के अलावा कहां? फैलोपियन ट्यूब में हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूब में हो रहा है ना, तो उसे कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। A childless couple can be assisted to have a children through a technique called GIFT. The full form of this technique is gamete intrafallopian transfer. किस फीमेल के लिए यूज करते हैं? जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती हो लेकिन इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट हो, मतलब यूट्रस नॉर्मल होना चाहिए, ओवरी में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से एक प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उसके लिए गिफ्ट कर सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को अब एसटीआई रख कर दिया गया है। एसटीआई इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों कह रहे हो? क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रही है। भाई जो डिजीज होती है, डिजीज इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं और नॉन इन्फेक्शियस, जैसे कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड। नॉन, क्या बातें कर रहे हो बे? टाइफाइड नॉन इन्फेक्शियस है? हाँ, टाइफाइड इज इन्फेक्शियस। अब एक कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज में पहली टाइफाइड ही तो पढ़ी थी, सबसे पहली मई टाइफाइड ही थी। निमोनिया इन्फेक्शियस, मलेरिया इन्फेक्शियस, कॉमन कोल्ड इन्फेक्शियस, फाइलेरियासिस इन्फेक्शियस, एस्केरियासिस इन्फेक्शियस, रिंगवर्म्स इन्फेक्शियस। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जितना पढ़ाया था शुरू में सब इन्फेक्शियस थी। वो एक पर्सन से, अब जैसे कॉमन कोल्ड कैसे फैल रहा है? एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न तो फैल रहा है ना एक पर्सन से, एक को है दूसरे को हो जाएगा। टाइफाइड एक को है दूसरे को फैल जाएगा। हाँ बिल्कुल, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर फैल नहीं रही है। और कैंसर एक को तो दूसरे को हो जाएगा। गधे कहीं कितना जान ही नहीं पाए अभी तक, टाइफाइड नॉन इन्फेक्शियस। अरे वो पूरी हेडिंग पड़ी कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन ह्यूमंस, और उसके बाद वो सब टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, फाइलेरिया, एस्केरियासिस, डेंगू, चिकनगुनिया सब पढ़ा डाला। और आज ये हाल है कि वो समझ में नहीं आ रहा कि इन्फेक्शियस की नॉन इन्फेक्शियस है। एडिक्शन, नशा, नशा एडिक्शन, नशेड़ियों कैसा है? इन्फेक्शन, नशा इन्फेक्शियस है। वाह, एक बीड़ी पी रहा, बगल वाले भी लत लग जाएगी सब अलग ही चल रहा है। तो जितने भी एसटीआई हो सब क्या है? इन्फेक्शियस। कैसे फैलते हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और क्या कहते हैं इनको? आरटीआई। आरटीआई इज द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और क्या कहते हैं? वीडी। दीज आर वेनरल डिजीजेस। तो पूछा कौन सा नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है? क्या ट्राइकोमोनियासिस है? क्या सिफिलिस है? क्या एड्स है? क्या इंसेफेलाइटिस हमने पढ़ा है? तो ये नहीं है। इंसेफेलाइटिस ब्रेन से रिलेटेड बीमारी, और ये कोई एसटीआई नहीं है। Which of the following viruses is not transferred through semen of infected male? सीमेन के थ्रू मतलब एसटीआई की बात हो रही है, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो रहा है ना यहाँ पर। तो कौन सा? कॉमन सेंस लगाओ। चिकनगुनिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया इन्फेक्शियस हैं। कैसे फैलती है? फीमेल, लेडीज, एडीज, मॉस्किटो। याद आया? कौन सा? डेंगू एंड चिकनगुनिया। और मलेरिया, लेडीज एनोफिलीज। और फाइलेरिया, लेडीज क्यूलेक्स। और डेंगू और चिकनगुनिया, लेडीज एडीज। और चिकनगुनिया किससे होता है? वायरस से। तो वायरल डिजीज, और फैलाता कौन है? मच्छर, आर्थ्रोपोड है ना। और ये जो तीन, अब इसका मतलब जो इबोला वायरस है सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें एक चीज पता है ना कि चिकनगुनिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर वेक्टर बॉर्न डिजीज। मलेरिया एंड मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया वेक्टर बॉर्न, एयरबॉर्न, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस। तो ये ट्रांसमिशन का ही तो तरीका है। ट्रांसमिट हो रही मतलब इन्फेक्शियस। तो हमें अगर पता है कि चिकनगुनिया फैल रहा है, ये इन्फेक्शियस बीमारी है, तो यहां पर पूछा है नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू द सीमेन। तो क्या चिकनगुनिया वायरस सीमेन से फैल रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये तीनों तो फैल ही रहे होंगे। और हेपेटाइटिस भी और एचआईवी तो हम जानते हैं, इबोला हम नहीं जानते, लेकिन हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर हमें पता है। तो एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएगा ये। चलो कह रहे हैं कि कौन सा अप्रोच कॉन्ट्रासेप्टिव के काम करने का तरीका नहीं है? नॉट हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सही बात है क्या? वैसेक्टमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट। जैसे ट्यूबेक्टमी, कौन सा? ट्यूबेक्टमी गैमीट को कहां नहीं जाने देता?
एम्पुलर रीजन में काट के बांध देंगे तो एम्पुलर रीजन में कभी स्पर्म और एग मिल नहीं पाएंगे। बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल, क्योंकि ये बैरियर मेथड स्पर्म और ओवम की फिजिकल मीटिंग को रोकेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। आईओडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, कॉपर रिलीजिंग एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, सही है। तो कौन सा गलत है? सेकंड। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? चलिए, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, कैसे पता चला? जेनेटिक डिसऑर्डर, एमनियोसेंटेसिस से जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लिफ्ट पैलेट, नहीं, गलत बात है। जो क्लिफ्ट पैलेट होता है, कुछ बच्चों में नहीं देखा होगा कि तालू कटा रहता है, अबे जीभ कटी नहीं रहती है, जैसे जो ऊंट है कटी हुई है, कुछ जानते ही नहीं हो तुम लोग, कैसे डॉक्टर बनोगे? तो उसे कहते हैं कि क्लिफ्ट पैलेट। तो क्लेफ्ट पैलेट जो है ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये एम्ब्रियोनिक डिफॉर्मिटी है, डेवलपमेंट के समय कुछ गड़बड़ी हो गई, तो इसका पता हम नहीं लगा सकते हैं। अब अगर ये हम नहीं लगा सकते तो बाकी तो सही होंगे। इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट। अब ये कहीं जिक्र इसका नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फिर हमें पता है कि अगर ये गलत तो फिर ये सही होगा। इट इज यूज फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, प्रीनेटल मतलब जन्म के पहले, तो जन्म के पहले सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका यूज हो सकता है, लेकिन इस पे बैन लगा दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी? फिर वही दो नाम बताओ, LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, दो हो जाएंगे। कौन सा इसमें दिया है? LNG-20। ये कौन सा है पहला? नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग। Which of the following is correct regarding AIDS causative agent HIV? चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन, HIV is unenveloped retrovirus। क्या रेट्रोवायरस है? रेट्रोवायरस क्यों है? RNA से DNA बनाता विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लेकिन लिखा अनएनवेलप, मतलब एनवेलप नहीं, एनवेलप इज द कैप्सिड। तो क्या इसके पास कैप्सिड नहीं है? है। कैप्सिड किसका बना होता है? प्रोटीन का, और वायरस के पास प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड होगा, और न्यूक्लिक एसिड यहाँ कौन है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, SSRNA। HIV does not escape but attack the acquired immune response। हाँ, एक्वायर्ड में दो होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, और ये किसका रिडक्शन करता है? टी का, और टी क्या प्रोवाइड करता है? CMI। HIV is enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA, सही बात है क्या? And one molecule of reverse transcriptase, नहीं। HIV is enveloped virus that contain two identical molecule of SSRNA and two identical molecule of reverse transcriptase। ये भी NCERT में जिक्र नहीं है। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन में HIV does not escape but attack the acquired immune response। does not escape मतलब डज नॉट escape, हाँ सही बात है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसकी पहचान नहीं कर पा रहा है, तो ये डज नॉट escape वाला गलत है, बाकी से एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स वाला। तो इसका मतलब है कि चौथा ऑप्शन जो है वो याद रखना पड़ेगा आपको कि इसके पास दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है सिंगल स्टैंडर्ड RNA के, और दो मॉलिक्यूल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए। ये भी NCERT में है नहीं, नीट का सवाल है ये। चलो ये मैच करते हैं, गोनो, ये भी नीट का सवाल है। तो इसमें एक बच जानते हो कौन सा? एड्स। कौन कॉज करता है? HIV। एक और मैंने कहा था याद करने के लिए, सिफिलिस। कौन? ट्रेपोनिमा। इतना हो गया। अब गोनोरिया कौन कॉज करता है? निगेरिया गोनोरी, ये हो जाएगा। और जेनाइटल वार्ड, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसे HPV के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि दो अगर याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। डी का वन तीन ऑप्शन में दिया है, और फिर सिफिलिस में बी का थ्री कहां पे है? बी का 3 दो ऑप्शन में। वाह, तब तो याद ही करना पड़ेगा, इतने से काम चलेगा नहीं, तो याद ही कर लो यार इसमें। वैसे ये जो पूरा नाम है निगेरिया गोनोरी, इसका पूरा नाम होता है,
अगर पूरा लिख देता तब तो आप तुरंत पहचान लेते हैं ना, तो ऐसे पूरा नाम तुम लोग याद कर लो। निगेरिया गोनोरी इसका पूरा नाम है। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडेज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। तो चौथा हो जाएगा। कौन सा तरीका गैमेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है? कोई भी नहीं। गैमेटोजेनेसिस तो कोई नहीं रोक रहा है ना। ये कौन? हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, और ये ओसीपी। इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुटेबल? क्या स्पर्म काउंट बहुत कम है तो क्या करते हैं? एआई। स्पर्म काउंट कम हो या हाँ, या मेल फीमेल को इंसेमिनेट ना कर पा रहा हो तब एआई यूज करते हैं। कहीं दिया हुआ है क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं। चलो इसमें देखो आईसीएसआई मैच करो। हाँ, आईसीएसआई में क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एग। दिस इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। आईयूआई इज द इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन इनटू द वेजाइना और यूट्रस। वैसे एनसीईआरटी ने ऐसे ही लिख के और यहां पर फिर आईयूआई लिख दिया है, जबकि वेजाइना वाले टेक्निक को क्या कहते हैं? आईवीआई। लेकिन ठीक है, आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। बताओ क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस। गिफ्ट किसे मैच करेंगे? ट्रांसफर ऑफ ओवम, क्योंकि गैमीट यहां पर ट्रांसफर करें ना, तो ओवम और जिफ्ट। ट्रांसफर ऑफ जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। ये मैच हो गया। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। सहेली कहां बनाएगा? सीडीआरआई। कैसा है ये? नॉन स्टेरॉयडल होता है। कितने दिन में यूज करते हैं? वंस अ वीक यूज करते हैं इसे, है ना। और इसके लिए सवाल पूछा है। अब ये भी एनसीईआरटी के बाहर का सवाल है, नीट 18। अब इसमें कुछ बातें हम लोग जानते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे जब एग्जाम में ऐसा सवाल आए जो आपकी समझ में ना आए, क्योंकि ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं, तो फिर हम बाकी ऑप्शन थोड़े पढ़ते हैं। जैसे दूसरा लिखा है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन इन फीमेल। हाँ, इंक्रीज द बेटा सहेली अभी तो तुरंत तुमने बताया दिस इज नॉन स्टेरॉयडल, और अगर नॉन स्टेरॉयडल तो एस्ट्रोजन कैसे बढ़ा देगा? भाई जो पिल फीमेल ले रही है उसमें क्या है? प्रोजेस्ट्रोजन एलॉन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। पिल में यही है, इंजेक्टेबल में यही है, इम्प्लांट में यही है। यानी अगर फीमेल को कोई इम्प्लांट लगाया गया है, कोई इंजेक्टेबल दिया जा रहा है, या वो माला डी खा रही, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ सकता है। क्या सहेली एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देगी? कॉमन सेंस ही लगा लो, नॉन स्टेरॉयडल है तो यानी ये स्टेरॉयड का कंसंट्रेशन तो नहीं बढ़ाएगी। खत्म बात। दूसरा इट इज एन आईयूडी, ये तो एकदम गलत बात है। ये क्या है? ओसीपी। आईयूडी तो नहीं है। फिर लिखा इट इज अ पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। दिमाग लगाओ, पोस्ट क्वाइटल, पोस्ट मतलब बाद में, मतलब ये किसकी बात हो रही? यस, दिस इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। क्वाइटस के बाद में कपल को लगा कि प्रेगनेंसी हो सकती है तो 72 घंटे के अंदर, क्या वैसा यूज है इसका? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। कुछ बात समझ में आई ना। तो ये हम क्वेश्चन करने से सीख सकते हैं। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है, हमें नहीं पता है लेकिन हमें पता है यही आंसर होगा। सेलेक्ट द हार्मोन। फिर वही सवाल देख रहे हो, बार बार वही। बताओ कौन से? LNG20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट दोनों दे दिए हैं। ये अच्छा, ये कॉपर, अभी मार खाओगे। ये क्या है? कॉपर। ये वाला हार्मोन नॉन मेडिकेटेड, कॉपर बैरियर हार्मोन। तो ये सब याद होना चाहिए एकदम टिप पे। विच आर द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बहुत बढ़िया सवाल था। डू नॉट इन्वॉल्व रोल ऑफ हार्मोन। हाँ, डू इन्वॉल्व। अच्छा अच्छा, ध्यान दे रहे तुम लोग। चलो, बैरियर में कोई हार्मोन का रोल है?
बैरियर में कोई हार्मोन तो यूज नहीं करते हैं। लैक्टेशनल एमनोरिया इसमें तो है ना, लैक्टेशन जब तक होता रहेगा तो लैक्टेशन के समय प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा रहेगा ना, तो यहां पे तो होगा। कितने महीने तक? मैक्सिमम 6 महीने तक इफेक्टिव। पिल में यूज करते हैं, तो ये आंसर तो नहीं होगा। कॉपर टी, इसमें हार्मोन होता है, लिखा है कॉपर वो कह रहे हार्मोन। हाँ हाँ। पिल कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, यस। कितने इमरजेंसी हैं? 3। पहला प्रोजेस्ट्रोजन अलोन, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या आईओडी। हाँ क्या? हाँ हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 72 घंटे के अंदर, ठीक है। चलो पिल, हाँ हार्मोन यूज करेंगे ना। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर, लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल, इमरजेंसी, चौथा हो गया। बाकी 3 में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीआई इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल? तुम लोग बताओ पहले। क्या बताया था? हर हर गंगे, HIV, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज। एक जेनाइटल वॉर्ट्स भी है, लेकिन यहाँ जेनाइटल हर्पीज है, तो कौन सा करोगे? एक दिया हुआ जेनाइटल हर्पीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? बताओ। आईओडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। आईओडी एक बार लगा दी गई तो रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा बेटा। आईओडी कौन लगाता है? डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स? कहां पर? ये भी बड़ा सवाल है। ये ब्रेन में लगाया जाता है, बैल कहीं के। अबे आईओडी इंट्रा यूट्राइन है तो कहां? फैलोपियन ट्यूब में लगाएंगे। कहां लगाएंगे? किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं। आईओडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ। कौन लगाता है? डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स, झोला छाप डॉक्टर नहीं। आयोडीन इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये सही बात है क्या? ये कौन सी आयोडी की बात कर रहा है? सारे आयोडी ये काम तो करेंगे ही ना। आयोडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, भाई गैमेटोजेनेसिस को तो कोई तरीका सप्रेस नहीं करता है, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीआई डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट सेक्स ऑर्गन? करे कौन से ऐसे एसटीआई हैं जो सेक्स ऑर्गन को प्रभावित नहीं करते हैं? एड्स किसको अफेक्ट करता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है। जैसे मान लो गोनोरिया हो गया किसी को, या सिफिलिस हो गया, तो ये बीमारियां सेक्स ऑर्गन को भी अफेक्ट करेंगी। लेकिन अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया, तो हेपेटाइटिस बी में क्या अफेक्ट है? लिवर अफेक्ट हो गया। जबकि एसटीआई है तो एड्स और हेपेटाइटिस बी के अलावा बाकी जो बीमारियां हैं वो जेनाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन एड्स और हेपेटाइटिस भी एसटीआई हैं, लेकिन ये जेनाइटल ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो कौन से हो जाएंगे? एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। ये अफेक्ट करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट को जो कि ब्लड में है, और ये अफेक्ट करता है किसको? लिवर को, क्योंकि हेपेटिक टर्म किससे बना है? लिवर से। In which of the following technique the embryos are transferred to assist those female who cannot conceive? जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती, मतलब यूट्रस में समस्या है। कंसीव मतलब गर्भधारण, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब यह है कि क्या टेक्निक यूज करेंगे? फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही तो इसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है ना। तो अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्या जिफ्ट कर सकते हैं? जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, लेकिन फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही ना, तो एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। कंसीव नहीं कर पा रहे मतलब यूट्रस में समस्या, तो यूट्रस में समस्या है तो फिर जिफ्ट का यूज नहीं करेंगे। जिफ्ट यहां भी दिया हुआ है। क्या आईसीएसआई कर सकते हैं? ये तो मेल के लिए टेक्निक यूज करते हैं। हाँ रुको फिर से पढ़ते हैं।
द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। कैन नॉट कंसीव, अगर कंसीव नहीं कर सकती हैं तो हाँ, तो जिफ्ट में क्या करेंगे? जिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं? अर्ली, हाँ लेकिन दूसरी मदर इसमें, हाँ सरोगेट मदर में यूज कर सकते हैं ना इसको। और दूसरा आईयूटी, ये दोनों क्या हो गए? एम्ब्रियो ट्रांसफर। और एम्ब्रियो ट्रांसफर जो तरीका है, दिस इज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। और टेस्ट ट्यूब बेबी में हमारे पास दो रास्ते हैं, एक कौन सा? आईवीएफ फॉलोड बाय ईटी। और ईटी में हमारे पास दो रास्ते हैं, कौन सा? जिफ्ट एंड आईयूटी। और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम किसके लिए? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम उन फीमेल के लिए है जो, अच्छा, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते और बाकी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जनरली हम उन फीमेल के लिए यूज करते हैं जिनमें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कराते हैं और उसके बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं। गिफ्ट उन फीमेल के लिए जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं लेकिन कंसीव कर सकती हैं, लेकिन सवाल में कहा कि कंसीव ना कर सकती हूं। आईसीएसआई और जो ये दो मेथड यहां पे तो मेल के लिए हम यूज करते हैं, तो फिर एक ही रास्ता हमारे पास बचता है, कौन सा? जिफ्ट एंड आईयूटी। तो अच्छा सवाल है ये। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल एसटीआई, सारे एसटीआई ढूंढने बताओ। पहला गोनोरिया है, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, गोनोरिया, मलेरिया नहीं। तो किस में आ गए सारे? पहले ऑप्शन में आ गए। प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ, हाँ ऐसे बताओ, ऑप्शन मत देखो। किस फॉर्म में? टैबलेट के फॉर्म में, मतलब ओसीपी की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर यही कौन है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी तो है ये। तो इन द फॉर्म ऑफ पिल, ये देखो सारे ही दे दिए, पिल, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट। और क्या तीनों के काम करने का तरीका एक जैसा है? यस, तीनों के काम करने का तरीका एक जैसा है, लेकिन पिल की तुलना में इंजेक्टेबल और इम्प्लांट का इफेक्टिव पीरियड ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका? इम्प्लांट का सबसे ज्यादा होता है, कई साल, इंजेक्शन कई महीने। और जो पिल है ये तो डेली ही लेनी पड़ती है। कौन सी? मालाडी। कितने दिन तक? 21 दिन तक। कब से शुरू करते हैं? विद इन फर्स्ट 5 डेज, और फिर 7 दिन का गैप होता है, और फिर उसी मैनर में लेते हैं। उससे ज्यादा इफेक्टिव पीरियड सहेली का है, क्योंकि हफ्ते में केवल एक बार। उससे ज्यादा इंजेक्टेबल का है, और उससे ज्यादा इम्प्लांट का है, और सबसे ज्यादा नसबंदी कर दो, काम खत्म, फिर तो लाइफ लॉन्ग चलेगा बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीआई आर नॉट क्यूरेबल, आप ही बताओ। HIV, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पी, तीनों दे दिए हैं क्या? कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन तुमको दिखाई दे रहा है, वॉल्ट। वॉल्ट क्या है पहले ये बताओ? बैरियर। मेल के लिए कि फीमेल के लिए? दोनों के लिए। तो हम ले लो, तुम भी ले लो। कहीं वॉल्ट केवल फीमेल के लिए। रियूजेबल की डिसयूजेबल? रियूजेबल किससे बना है? रबर से। किसको कवर करता है? सर्विक्स को। और जो फीमेल कंडोम को किसको कवर करता है? हाँ, सर्विक्स एंड वेजाइना दोनों को कवर करता है, ये केवल सर्विक्स को कवर करता है। वॉल्ट हो गया, डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप, तीनों के काम करने का तरीका सेम है। तो वॉल्ट क्या करोगे इसमें? एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। आईयूडी, पैगोसाइटोसिस, वैसेक्टमी, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, रिमूवल ऑफ वास। अबे ये लिखा ही है ना वास, तो ऐसे ही दिमाग लगा लो। यहाँ ट्यूब लगा है, यहाँ ट्यूब है, तो ये तो ऐसे ही कर लोगे ना। ये भी गलत करके आ जाओ तो फिर
नसबंदी करा दीजिए। चलो, वीडी कैन स्प्रेड थ्रू, वीडी मतलब एसटीआई, तो यूजिंग स्टाइल निडल क्या होना चाहिए? हाँ, कंटामिनेटेड निडल या सिरिंज हो। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, यस। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, किसिंग, इनहेरिटेंस, नहीं। तो कैसे स्प्रेड हो रहा है? बी एंड सी, बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। लिपेज लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज नॉन मेडिकेटेड। डायफ्राम बताओ क्या है ये? बैरियर। तो चलो अब मैच करो जल्दी से। कवर सर्विक्स, देखो ऐसे याद रखो ना कि सर्वाइकल कैप, वॉल्ट एंड डायफ्राम। सर्वाइकल कैप क्यों नाम है? सर्विक्स को कवर करता है ना, तो ऐसे फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमें फिर पता चल जाएगा जो फीमेल कंडोम है सर्विक्स और वेजाइना दोनों को कवर कर रहा है, ये केवल सर्विक्स को कवर करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आईयूडी क्या करते हैं? इंक्रीज फेगोसाइटोसिस एंड लैक्टेशनल एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन फॉलोइंग पार्टुरेशन। कितने महीने? 6 महीने मैक्सिमम इफेक्टिव होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईयूडी? बताओ। प्रोजेस्टोजेन, ये कोई आईयूडी नहीं है। ये कॉपर रिलीजिंग, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोन रिलीजिंग। IUD are small object made of plastic or copper that are inserted into the uterine cavity. Which of the following statement are correct about IUDs? चलो देखते हैं, पहला पढ़ो बताओ। गलत है क्या? क्या गलती है? डिक्रीज लिखा हुआ, जबकि ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। दूसरा पढ़ो, सही बात है क्या? तीसरा गलत बात है, क्या गलती है? डू नॉट लिख दिया, जबकि IUD मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। कौन? हार्मोन रिलीजिंग। IUD सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। कौन? कॉपर रिलीजिंग। द IUD रिक्वायर्स सर्जिकल इंटरवेंशन। IUD लगाने के लिए क्या सर्जरी करनी पड़ती है? नहीं, सर्जरी की जरूरत नहीं है। सर्जरी किसमें करनी पड़ती है? सर्जिकल मेथड में। तो कौन सा सही हो गया? A, B, D। अच्छा ये गलत है ना, तो इसमें सही क्यों लगाए हो? B and D only। Which of the following common STI is completely curable when detected early and treated properly? इसके लिए 3 ऑप्शन क्या होंगे? हाँ, 3 ऑप्शन क्या होंगे? HIV, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज। क्यों कह रहा कौन क्यूरेबल है? तो एक ही क्यूरेबल होगा 3-4 में से। कौन हो जाएगा? गोनोरिया। ये क्या है? नॉन क्यूरेबल, वही तो लिखा हर हर गंगे। असर्शन, amniocentesis for sex determination is one of the strategies of Harshage program। गलत बात है, अब तो ये बैन कर दिया गया ना। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो एमनियोसेंटेसिस है, इस पे बैन लगा दिया गया। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। सही बात है, तो अब इसमें कोई समस्या ही नहीं है। असर्शन इनकरेक्ट और रीजन करेक्ट है। वैसिक्टमी, सर्जिकल क्वाइटस इंटरप्टस, सर्वाइकल कैप, बैरियर और सहेली, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? तो 3 इसमें वही होंगे नेचुरल। कौन से? पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा क्वाइटस इंटरप्टस और तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो इसमें क्या हो गया? वॉल्ट नेचुरल मेथड नहीं है, बाकी 3 नेचुरल। वॉल्ट क्या है? बैरियर है ये। नॉन मेडिकेटेड, लिपेज लूप कॉपर रिलीजिंग, मल्टीलोड हार्मोन रिलीजिंग, LNG 20 और इम्प्लांट, प्रोजेस्टोजेन या प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। कॉपर रिलीजिंग IUD, नॉन मेडिकेटेड, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर एंड हार्मोन रिलीजिंग। ये कुछ सवाल इधर उधर हो गया क्या? हाँ, कुछ गलत पेज ही लग गया। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ STI, सेलेक्ट द डिजीजेज विच आर नॉट। फिर वही सवाल, कंप्लीटली क्यूरेबल कौन नहीं है?
जेनाइटल herpes, हेपेटाइटिस बी, ये दो हो जाएंगे। एक और है कौन सा, HIV, वो यहां दिया नहीं हुआ है, तो नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल बी एंड डी, सेकंड ऑप्शन। MTP विद ओरल पिल इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 12 वीक। 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो MTP अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि कितने RMP, एक, और 12 से 24 2 RMP का ओपिनियन चाहिए होगा, तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा 12 वीक्स। लेकिन 12 वीक तो ऑप्शन नहीं दिया, तो क्या करेंगे, तो फिर 7 से 9 कर लेंगे, क्योंकि बाकी सारे डेटा 12 से ज्यादा वाले हैं बेटा। तो अगर यहां 10 से 12 दिया होता तब भी सही होता है, 4 से 5 दे दे तब भी सही है, 12 से कम डेटा होना चाहिए, है ना। और इसके लिए 2 RMP चाहिए, है ना। और लेकिन ये सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है, दिस इज मच मोर रिस्कियर। और इसमें कर सकते हैं क्या, हाँ इसमें कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं कर सकते हैं। 24 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी, तो उस केस में अबॉर्शन नहीं करते, कोई भी सिचुएशन हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ART, कह रहे हैं ART का कौन सा मेथड नहीं है, IUD क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना, और ये क्या है, ART इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक, 25 का सवाल है, इन एडॉप्शन ऑफ द IVF मेथड। बढ़िया सवाल बनाया, बहुत अच्छा सा। कह रहे हैं कि IVF मेथड के एडॉप्शन में क्या कमियां हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो IVF मेथड को एडॉप्ट करने की क्या कमियां हैं। पहला ऑप्शन दिया है हाई फैटेलिटी रिस्क टू मदर, कह रहे माँ की जान को बहुत ज्यादा खतरा है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि IVF कराएंगे तो माँ की जान चली जाएगी, तब कौन कराएगा बे, बच्चा हो नहीं रहा, माँ भी चली गई तो ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में इतने से आपका आंसर हो जाता, क्योंकि 3 ऑप्शन में ए दिया हुआ था, ठीक है। ये देख रहे हो, 3 में ए दिया, यही काम खत्म हो गया। लेकिन अभी हम लोग यहां पढ़ते हैं दूसरा, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट। भाई IVF मेथड महंगा है, शुरुआत में डॉक्टर बताएगा, जब वहां जाओगे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का 2-2.5 लाख में हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते तो 10 लाख बिल पहुंच जाएगा, है ना। तो बहुत महंगा है ये, 10 लाख में बच्चा हो रहा है ना। गांव में इधर उधर घूमते रहते 2-4 तीसरा हो गया हस्बैंड और वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर। अच्छा, हस्बैंड वाइफ ही चाहिए डोनर के तौर पे। अब फीमेल एक बना ही नहीं पाए तो गिफ्ट नहीं करेंगे, या अगर मेल में स्पर्म नहीं है तो फिर डोनर से लेंगे ना, विकी डोनर। तो इसका मतलब कि ये तरीका, मतलब ये तो गलत बात हो गई ना। लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फेंस, ये सही बात है। ये क्या है, अनाथ जिसको कहते हैं। करें कि अगर IVF करवाएंगे तो IVF करवाएंगे और उनके खुद ही बच्चा हो जाएगा, तो अनाथ को क्यों गोद लेंगे, ये ड्रॉबैक है ना। IVF अगर ना हो और कपल है कोई, वो बच्चा चाह रहा है, लेकिन IVF अगर नहीं कराना चाह रहा तो फिर बच्चा गोद ले लेगा, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, अरे इंडिया नहीं, गली गली कूचे कूचे में खुल गए। एंड पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, हो सकता है। और IVF में भी 2 ही चांस होते हैं, मतलब ये नहीं कि चाहे 2 बार ट्राई कर लो, बस 2 ही बार ट्राई हो सकता है। तो क्या इसे मिल गया, हमें ए मिल गया। ड्रॉबैक है B, D और F, B, D एंड F। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर ए को तुम पहचान लोगे तो ऐसे ऑप्शन खत्म हो गए यहां से, है ना। चलो पढ़ो। Awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes etc. need to be created to enable people to think and take up necessary step to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। सही बात है क्या, ये कहाँ का पॉइंट है, RCH का, reproductive and child health care program। Implementation of better technique and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people। ये भी सही बात, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थ्रू अवर RCH प्रोग्राम, RCH को पहले क्या कहते थे,
फैमिली प्लानिंग, अब नाम बदल के आरसीएच कर दिया गया। तो थ्रू आवर आरसीएच प्रोग्राम दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। सही बात, हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम किया है। 2011 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2%, मतलब 20 पर 1000 पर ईयर। एक साल में 1000 की जनसंख्या पर 20 बच्चे बढ़ जाते हैं, दैट इज 2%, लेस देन 2%। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity, बहुत ज्यादा कमी होती है, of even the basic requirement, that is food, shelter and clothing, despite significant progress made in those areas। बिल्कुल, हमने इन क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है, लेकिन उसके बाद भी इनकी बहुत ज्यादा कमी होती है। तो क्या दोनों बातें सही हैं? क्या दोनों का कोई लिंक बन रहा है? नहीं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Day 10 to 17 of menstrual cycle is called fertile period। सही है क्या ये? Chances of fertilization are very high during this period। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? यस, ये एक्सप्लेन कर दे रहा है। ये फर्टाइल पीरियड इसीलिए क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 10वें से 17वें दिन के बीच में 14th डे है। 14th डे इज आइडियल सिचुएशन, और हम जानते हैं आइडियल तो कुछ होता ही नहीं ना कोई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ना ही कोई आइडियल गैस है, तो आइडियल जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो 10वें से 17वें दिन के बीच में कभी भी ओवुलेशन हो सकता है, और उस समय अगर कपुलेशन हुआ तो स्पर्म और ओवम के मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए उसे कहते हैं फर्टाइल पीरियड। ये कौन सा मेथड है? ये कौन सा मेथड है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जहां पर कपल 10वें से 17वें दिन के बीच में कपुलेशन अवॉइड करता है। बोथ द मेल एंड फीमेल कंडोम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड and thereby gives privacy to user। Condoms are barrier made of thin rubber or latex sheath that are used to cover the penis in the male or vagina and uterus in the female। क्या गलत है? यूट्रस नहीं, क्या होना चाहिए? सर्वेक्स। इन्फेक्टेड फीमेल जो STI से इन्फेक्टेड है may often be asymptomatic, सही बात है, and hence may remain undetected for long, सही बात। Absence or less significant symptom in the early stages of infection and the social stigma, सामाजिक प्रतिष्ठा है ना, समाज का डर, सोशल स्टिग्मा attached to the STI deter the, रोकना, the infected person from going for timely detection and proper treatment। ये भी सही बात है। क्या लिंक है दोनों का? फीमेल एसिम्टोमेटिक क्यों है, उसका क्या रीजन है? ये नहीं, तो इसका मतलब है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों बातें सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। A large number of couple all over the world including India are infertile, सही बात है। They are unable to produce children despite unprotected sexual cohabitation, सही बात एक्सप्लेन कर रहा है। करेक्ट, कपल इनफर्टाइल हैं क्योंकि अनप्रोटेक्टेड, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज किए हुए कपुलेशन करे लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो एक्सप्लेन कर रहा है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Statutory ban on amniocentesis for sex determination is to legally check increasing legally check, क्या गलत है ये? इंक्रीजिंग फीमेल फिटिसाइड एंड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, हाँ क्या गलत है? हाँ क्या गलती भाई इसमें? क्या एमनियोसेंटेसिस पर सेक्स डिटरमिनेशन के लिए बैन लगा दिया गया है? पहले कहीं बता रहे हैं कि इंक्रीजिंग, तो क्या डिक्रीजिंग होना चाहिए? टू लीगली चेक, चेक मतलब रोकना, किसको रोकना? इंक्रीजिंग फीमेल फिटिसाइड, बढ़ते हुए कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बैन लगा दिया गया है। यह भी एनसीईआरटी में लिखा। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि बड़े, वो एक अलग पॉइंट एंड के बाद। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि बड़े स्तर पर कोई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाए, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम एक गांव के लिए चलाया गया कि पूरे देश के लिए?
दैट इज कॉल्ड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। समझे कि नहीं? तो ये बात एकदम सही है, पढ़ना मत। इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फीटिसाइड आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। क्या कह रहे? गैर कानूनी और अंधाधुंध कन्या भ्रूण हत्या इंडिया में बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है क्या उसी के लिए उस पर बैन लगा दिया गया? यस, तो एक्सप्लेन कर रहा है। सर्जिकल मेथड प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, ये फिर ढेर हो गए। कंसेप्शन मतलब गर्भ निरोधक की गर्भधारण, गर्भधारण प्रेगनेंसी। तो क्या सर्जिकल मेथड प्रेगनेंसी रोकने के लिए? और क्या हम पढ़े हो बे, सब कॉन्ट्रासेप्टिव ही तो हैं। बैरियर मेथड क्या करता है? अबे वो भी यही काम करता है, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा यही तो करेगा। सर्जिकल इंटरवेंशन फैसिलिटेट गैमीट ट्रांसपोर्ट। हाँ, ये देखो एकदम फैसिलिटेट करता, आसान बनाता है, ये ब्लॉक करता है। तुमको ही मारेंगे कस के हम। MTP has a significant role in decreasing the population। अच्छा, MTP से पॉपुलेशन बढ़ाते हैं गधे कहीं के, हैं? कैसे डॉक्टर बनोगे वे? MTP से पॉपुलेशन बढ़ा देंगे ये। MTP से पॉपुलेशन कम हो रही ना, क्योंकि MTP कितनी करते हैं हम लोग साल भर में? 45 से 50 मिलियन, 4.5 से 5 करोड़, और ये टोटल कंसीव का 1/5 है। 5 करोड़ मान लो सिंपली, यानी साल भर में दुनिया भर में करीब 25 करोड़ प्रेगनेंसी होती हैं। और अगर MTP ना होता तो 25 करोड़ बच्चे पैदा होते, लेकिन 20% की MTP कर दी गई, बच्चे पैदा होंगे 20 करोड़। यानी MTP की वजह से हर साल दुनिया की जनसंख्या कितनी कम हो जाती है? 5 करोड़। 5 करोड़ कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसकी वजह से? MTP की वजह से। ये तो रिकॉर्डेड डेटा है। और MTP एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है? नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कितनी है? 6, और उनमें कोई MTP नहीं है। MTP कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, लेकिन ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है, उसकी तरह काम कर रही है, लेकिन इसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पर्पज अलग है। इसका पर्पज क्या है? क्या पर्पज है? बच्चे को मारना। कोई बताएगा मुझे लाइन? हाँ, तो ना, गलत बात। और कोई वर्ड चाहिए मुझे? हाँ हाँ, चलो बताओ पीछे क्या कह रहे हो? अच्छा, बच्चे के लिए मारे अभी? बच्चे के लिए घातक है। मुझे एक लाइन चाहिए कि MTP क्यों? हाँ, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को अगर रोकना है तो क्या करते हैं? MTP, या कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज आइदर फेटल और हार्मफुल टू मदर और फीटस और बोथ, तब MTP कर सकते। ये दो सिचुएशन है। तो क्या इसमें किया हमने? अच्छा, अभी तो दिक्कत है ही नहीं, एक सही और एक गलत, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। इन ट्रेडिशनल और नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट निल। सही बात है क्या? दो चांसेस ऑफ फेलियर इन दिस मेथड आर आल्सो हाई। सही बात है ये। नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेथड। एक्सप्लेन कर रहा है साइड इफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि कोई मेडिसिन या डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन फेल होने की संभावना सबसे ज्यादा है यहाँ। फेल होने के चांस सबसे कम सर्जिकल मेथड, लेकिन उसकी कमी क्या है? रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। ये तो वही सवाल है ना। चलो चलो, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड पीरियोडिक एब्सटेनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया।
नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। सही बात है। क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यूज ऑफ कंडोम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर। कंडोम प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआई एंड एड्स। दोनों सही है। एक्सप्लेन कर रहा है। यस, पिछले वर्षों में कंडोम का प्रचलन इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये एसटीआई से भी सुरक्षा प्रोवाइड करता है, तो एक्सप्लेन कर रहा है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। एक्सप्लेन कर रहा है। कुछ तो बताओ बेटा। हाँ नहीं, दो ही तो बातें हो सकती हैं, चार भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। बताओ। पिल इसलिए कहते हैं क्योंकि टैबलेट के फॉर्म में। यस, और क्या? टैबलेट के फॉर्म में इसलिए पिल कह रहे हैं, और किस लिए पिल कह रहे हैं? तुम लोग यही करने आते हो खाली, आवाज तो निकल नहीं रही है ना? Successful implementation of various action plan to attain reproductive health require strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. तो जान पा रहे हो इसमें तुम लोग? क्या जान पा रहे हो? स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब पैसा इनको चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको पैसा समझ में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हो, है ना? पर्सनल एक्सपर्टीज मतलब बढ़िया डॉक्टर हो वहां पर। एंड मटेरियल सपोर्ट मतलब मशीनें हो। ये नहीं कि कमरा है डॉक्टर और मशीन ही गायब है। तो ये सब चीज चाहिए ना। रीजन कह रहा, दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड medical assistance and care in the people in reproduction related problem like pregnancy, delivery, STI, abortion, contraception, menstrual problem, infertility etc. सही बात है। एक्सप्लेन कर रहा है क्या ये? हाँ, एक्सप्लेन कर रहा है ये। In the last century, an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people. सही बात है। Increased health facilities along with better living condition had no impact on growth of population. गलत बात है, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ में यही तो इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन। सन 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी? 2000 मिलियन या 2 बिलियन। और 2000 में कितनी हो गई? 6 बिलियन। और 2011 में 7.2 बिलियन। 1947 में इंडिया 350 मिलियन। 2000 में 1 बिलियन। 1 बिलियन हो गई, है ना? 2011 में 1.2 बिलियन। ये सब डेटा कल बताया था ना। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल। सही बात है ना? They are used in the form of tablet and hence popularly called as pills. ये सवाल अभी हमने अलग से किया भी था। और देखो यहाँ लिखा है hence मतलब एक्सप्लेन करेगा। तो क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों अलग अलग बातें हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी 1971 with some strict condition toward its misuse. One disturbing trend observed is that a majority of MTP are performed illegally by unqualified quack. ये क्या है? झोला छाप डॉक्टर हैं ये, है ना? Which are not only unsafe but could be fatal too. ये जानलेवा भी हो सकता है। तो ये भी सही है। तो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं कर रहे? एमटीपी को स्टिक कंडीशन के साथ इसलिए लागू किया गया क्योंकि अनक्वालिफाइड क्वेक ये सब करते हैं ना, तो इसीलिए तो किया गया होगा। इसे तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी। भारत सरकार ने एमटीपी को कानूनी रूप से मान्यता दे दी क्योंकि बहुत सारे एमटीपी गैर कानूनी तरीके से परफॉर्म होते थे। कुछ बताओ बेटा। कर रहा है ना? मुझे तो लग रहा कर रहा है ये। तुम्हारा अलग चल रहा है। ये 1971 की बात कर रहा है, वो अमेंडमेंट। अरे पहले इलीगली होता था ना, तो फिर इसको इसके लिए कानून बना दिया गया, लीगलाइज कर दिया गया। चलो बताओ क्या है? हाँ, वैसेक्टमी है ये।
इम्प्लांट, तो क्या करोगे? सबक्यूटेनियस इम्प्लांट। सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस मतलब स्किन, सब मतलब नीचे। प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, कॉपर टी, तो क्या करोगे? सेकंड करोगे ना? क्या आईसीएसआई? ये आईसीएसआई है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये देखो साइटोप्लाज्म के अंदर वो इस भाई कहीं ये साइटोप्लाज्म दिखेगी, यूट्रस दिखाई दे रहा है। चलो बताओ क्या करोगे इसमें? फोर्थ ऑप्शन सीधे कहीं बोथ हॉल देखो तो पढ़ो ही मत, ऐसे ही कर दो। पहला ऑप्शन इन, मतलब पढ़ रहा हूं सही नहीं है। द इंजेक्शन ऑफ ओवम एंड स्पर्म टू द फीमेल यूट्रस। क्या ऐसा कोई तरीका होता है कि स्पर्म और ओवम दोनों को हम इंजेक्ट कर दें? नहीं करते ना ऐसा काम, ऐसा कोई मेथड ही नहीं हमारे पास, तो ये तो नहीं हो सकता है। और अगर ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बोथ दिया हुआ है ना। द ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, ये तो हो सकता है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब हाँ बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन किया गया, फॉलोड बाय जाइगोट ट्रांसफर। बोलो गलत बात है ना? क्या गलत है? एम्ब्रियो करेंगे ना, जाइगोट ट्रांसफर करना होता तो कहां करते हैं? फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन यहां ट्रांसफर कहां कर रहे हैं? यूट्रस में, इसलिए गलत बात हो गई। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा? सेकंड। और तो लिखा ये बे, सवाल में भी लिखा, पत्ते भी लिखा हुआ है, लेकिन अब यहां पर कितनी टैबलेट दिखाई दे रही हैं? 28 दिखाई दे रहे हैं। पहली रो में 7, फिर 7, फिर 7 और फिर काली काली 7 हैं। ये जो 21 हैं ये कौन सी हैं? अबे ये इनमें वो है प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, और ये जो 7 नीचे हैं ये आयरन पिल्स होते हैं, है ना। तो अब देखो ऑप्शन क्या दिए हैं। द वाइट टैबलेट डोंट कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, गलत बात है क्योंकि 21 दिन तक ये लेना है ना। द डार्क टैबलेट डोंट कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सही है। द वाइट टैबलेट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हाँ कह रहे हैं कि व्हाइट वाली जो टैबलेट है वो मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन से लेना शुरू करना है। पहले दूसरे दिन से नहीं शुरू कर सकते हैं, तीसरे दिन से, चौथे दिन से, पांचवें दिन से, छठे दिन से, पहले 5 दिन में। और यहां लिखा शुड लिख दिया, अगर ये मे कर देता तो सही हो जाता, लेकिन शुड कहा कि जरूरी पहले दिन से शुरू करना, ये गलत बात। द डार्क टैबलेट शुड बी स्टार्टेड 1 वीक आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप। दिमाग लगाओ, जिस समय मेंस्ट्रुएशन होता व्हाइट वाली टैबलेट खत्म हो चुकी हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन के समय कौन सी टैबलेट ले रहे हैं? डार्क वाली। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग में ब्लड का लॉस हो रहा है। ब्लड मतलब आरबीसी, आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब आयरन, तो आयरन की टैबलेट उसमें फीमेल लेती है। कुछ जान पाए तुम लोग? ठीक हो गया क्वेश्चन? क्या रिवाइज करोगे बताओ? हाँ शुरुआत से चलें क्या हम लोग? अच्छा, तो लिविंग सेल वाज फर्स्ट सीन बाय एंटोन वॉन लेवेनहॉक। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन, क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। और स्वान क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ओमनिस सेल्ला इन द ईयर 1855। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी आरबीसी का शेप राउंड एंड बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी कॉलमनर सेल, नर्व सेल, ट्रैकीड, मेसोफिल। अब साइज बताना है आपको। वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, तो कंफर्म ही है ना। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ह्यूमन आरबीसी, गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी 0.5 से 1 बैक्टीरिया, 3 से 5 टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, 10 से 20 क्लोरोप्लास्ट की लेंथ, 5 से 10 विथ
2 से 4, माइटोकॉन्ड्रिया की विथ 0.2 से 1 एवरेज, 0.5 लेंथ, 1 से 4.1 साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम आरईआर दोनों बोल सकते हैं। वैसे प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम लोग बात करें तो सेल एनवेलप में कितनी लेयर? 3, सबसे बाहर, मिडिल, इनर, ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीथ के फॉर्म में है तो, थिक और टफ है तो, सरफेस स्ट्रक्चर कितने? पहला फ्लैजिला, दूसरा पाइली, तीसरा फिम्बरी। कौन अटैचमेंट में रोल प्ले कर रहा है? फ्लैजिला का काम। बैक्टीरियल फ्लैजिलम के कितने पार्ट? पहला, दूसरा, तीसरा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज कितना है? 15 बाई 20 नैनोमीटर एंड पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर। प्रोकैरियोट में कई सारे राइबोसोम अटैच होते सिंगल एमआरएनए पर, क्या कहते हैं? पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम। क्रोमेटोफोर किस में पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। क्रोमेटोफोर के अंदर क्या है? पिगमेंट। और ये किस में हेल्प करते हैं? इंक्लूजन बॉडी कितनी तरह की? 4 बेटा, इंक्लूजन बॉडी 4। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल एंड गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एल्गी में सेल वॉल कितनी चीजों से बनी है? पहला सेलोज, दूसरा गैलेक्टन्स, मैनस, मिनरल। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी प्लांट में 4 चीजें, सेलोज, हेमीसेलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। एक्साइन किससे बना है? और इंटाइन पेक्टोसेलुलोज से। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर कब पता चला? 1950s में, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय इन द ईयर 1932। बायो को पढ़ने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड फिजिको केमिकल अप्रोच और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन गिवन बाय जीएन रामचंद्रन। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक इन द ईयर 1953। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972। ह्यूमन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का परसेंटेज 52 और लिपिड कितना? 40% हो जाएगा। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के कितने पार्ट? 4। पहला ER, दूसरा, तीसरा, चौथा। वैक्यूल कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर सकता है? 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। डाइजेशन में किसका रोल है? लाइसोसोमल एंजाइम कितने पीएच पर एक्टिव है? एसिडिक पीएच पर। और बीटी टॉक्सिन एल्कलाइन पीएच पर। किससे जुड़ता है? मिडगट एपिथेलियम से। और क्या कॉज करता है? पोर एंड स्वेलिंग कॉज कर देता है, जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है और फसल हमारी सुरक्षित हो जाती है। स्टेरॉयडल हार्मोन कौन बनाता है? SCR। ग्लाइकोजन ER। लिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, पैकेजिंग। लाइसोसोम को कौन बनाता है? GB बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। गोल्जी बॉडी की यूनिट क्या है? सिस्टर्नी में कितने फेस? 2। एक सिस, दूसरा ट्रांस। सिस का दूसरा नाम फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स, और ट्रांस का मैच्योरिंग या कॉन्केव फेस के हम लोग से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन? क्लोरोप्लास्ट में 2। किसकी इनर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में किसके पास डीएनए है? माइटोकॉन्ड्रिया में 1 और क्लोरोप्लास्ट में कई सारे। प्लास्टिड कितनी तरह के? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। क्लोरोप्लास्ट कैसा है? किस कलर का है? ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट येलो, ऑरेंज या रेड कलर देता है। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। क्या करते हैं? स्टोरेज। अगर स्टार्च स्टोर करेंगे तो ऑयल या फैट, प्रोटीन, लाइट रिएक्शन की साइट, लाइट स्ट्रोमा मार ही खाओगे क्या? भी ग्रेना या मेम्ब्रेन सिस्टम।
मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब ग्रेना प्लस स्ट्रोमा लैमेले एंड डार्क रिएक्शन के साइड स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? ऑक्सीजन, और डार्क रिएक्शन में फूड, जिसे आप ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। कल यही चैप्टर, कल क्या मतलब परसों ही चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस। राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया? जॉर्ज पेलेट इन द ईयर 1953। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s, यूकैरियोटिक 80s। प्रोकैरियोटिक में बड़ी यूनिट 50, छोटी 30। यूकैरियोट में बड़ी यूनिट छोटी 40 हो जाएगी। साइटोस्केलेटल एलिमेंट कितनी तरह के? पहला माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोफिलामेंट, तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इनका काम क्या है? M for the motility, M for the mechanical support, M for the maintenance of the shape of the cell। सिलिया और फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो इनके टीएस में सबसे बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पोर्शन एक्सोनेमिया कोर। कोर के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल? 20। और 20 का अरेंजमेंट दो तरीके से, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। पेरिफेरल कितने? 9 डबलेट मतलब 18। और सेंटर में कितने? 2। सेंटर वाले आपस में कैसे जुड़े हैं? हाँ, ब्रिजेस से। पेरिफेरल आपस में कैसे जुड़े हैं? इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर डबलेट ब्रिज। सेंटर वाले सराउंड किससे हैं? सेंट्रल सीट से। और सेंट्रल सीट पेरिफेरल से जुड़ी है। रेडियल स्पोक कितने? 9। सेंट्रियोल की अगर हम बात करें तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा है? सिलेंड्रिकल। और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन यहां पर है। और सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। इस सेंटर पार्ट को क्या कहते हैं? हब। हब किससे बना है? प्रोटीन से। यहां पर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने? 9 ट्रिपलेट मतलब कितने हो गए? 27। तो इस सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का जो ऑर्गेनाइजेशन 9+0 और सिलिया फ्लैजिला का 9+2। सेंट्रियोल क्या बनाता है? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी से सिलिया और फ्लैजिला साथ ही बनाता है स्पेंडल फाइबर। और स्पेंडल फाइबर बनाते हैं स्पेंडल एपरेटस। और स्पेंडल एपरेटस एस्टर बनता है कब? प्रोफेज में। ये सवाल अभी पूछा भी था मैंने। तो एस्टर फॉर्मेशन प्रोफेज में एनसीईआरटी में अब ऐड कर दिया गया है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? इन द ईयर 1831। राइबोसोमल आरएनए को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक या एक से ज्यादा? एक या एक से ज्यादा। और शेप कैसा है? स्फेरिकल होता है। टर्म क्रोमैटिन वाज गिवन बाय, टर्म लिंकेज, टर्म रिकॉम्बिनेशन, टर्म एक्स बॉडी, टर्म वायरस, बिजरिंग के द्वारा दिया गया। तो क्रोमैटिन कितनी चीजों से बना है? 4। पहला डीएनए, दूसरा आरएनए, तीसरा हिस्टोन, चौथा नॉन हिस्टोन हो जाएगा। और क्रोमैटिन कितनी तरह का? 2। डार्क स्टेन है तो लाइट स्टेन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, लाइट अरे हाँ आगे पूछने तो दो। लाइट और लूजली पैक कौन सा है? डेंसली पैक। क्रोमोसोम कितनी तरह के? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। मिडिल तो स्लाइटली अवे, क्लोज टू वन एंड, टर्मिनल। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है सेंट्रोमियर सभी में है कि कुछ में? सभी में है। और कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा। तो सेकेंडरी के बाद वाला हिस्सा सेटेलाइट। सेकेंडरी कैसा है? कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। स्टेनिंग की नॉन स्टेनिंग? माइक्रोबॉडी प्लांट में कि एनिमल में? दोनों में क्या रखते हैं? एंजाइम। और कितनी मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन। केमिकल एनालिसिस में कौन सा एसिड यूज करते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अमीनो एसिड आर द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन। अमीनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कितने ग्रुप पर निर्भर हैं? 3। और नाम कितने ग्रुप पर? एक। कौन सा? आर। वेरिएबल ग्रुप पर। आर की वैल्यू H है तो, CH3 है तो, एलानिन CH2OH है तो, CH2SH है तो, CH2COOH, एस्पार्टिक एसिड CH2COOH, ग्लूटामिक एसिड CH2 बेंजीनिक OH, एसिडिक अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बेसिक हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, BHAL, भाल, न्यूट्रल, वैलिन,
एरोमेटिक, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, सल्फर कंटेनिंग, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। तो अमीनो एसिड पे जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते तो क्या कहते हैं? ज्यूटर। एंड लिपिड कितनी तरह के? पहला फैटी एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉन्जुगेटेड लिपिड। तो फैटी एसिड में कितनी कार्बन? 2 से 20, और उसके अल्काइल में 1 से 19। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना हो, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। सैचुरेटेड का एग्जांपल पॉमिटिक एसिड, कितनी कार्बन? 16। अनसैचुरेटेड अरेकिडोनिक एसिड, कितनी कार्बन? 20 कार्बन हो जाएंगी। ग्लिसराइड कितनी तरह के? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। ट्राइग्लिसराइड कितनी तरह के? पहला, दूसरा। क्या अंतर है? किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, किसका कम? ऑयल का। कॉन्जुगेटेड लिपिड में लिपिड के साथ कोई और आ गया, जैसे फास्फोलिपिड। एग्जाम्पल, लेसिथिन में फास्फोरस है कि नाइट्रोजन है? दोनों पाए जाते हैं। और सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की लिपिड न्यूरल टिश्यू में पाई जाती है। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो कितने कंपोनेंट? अरे न्यूक्लियोटाइड बेटा, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट? 3। पहला शुगर, दूसरा बेस, तीसरा फॉस्फेट। प्यूरिन और पिरिमिडिन में कौन डबल रिंग है? प्यूरिन सिंगल रिंग। प्यूरिन के कितने एग्जाम्पल? पहला, दूसरा, और पिरिमिडिन कितने? कौन से? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। आरएनए में कौन सी शुगर? राइबोज। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। केमिकल एनालिसिस करने पर जो बर्तन में हमें मिलता है वो क्या है? फिल्ट्रेट। और जो छन्नी में है वो रिटेंटेट। में कितने कंपाउंड? 4, और चारों ऑर्गेनिक। और इनमें एक को छोड़कर, लिपिड को छोड़कर, बाकी तीनों मैक्रोमोलिक्यूल और तीनों पॉलीमर, और तीनों का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा। जो फिल्ट्रेट में है वो कंपाउंड ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? दोनों तरह के, और उनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में है। तो इन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल। और उधर रिटेंटेट में लिपिड को छोड़ के बाकी 3 मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लेकिन वो रिटेंटेट में है ड्यू टू वाटर इंसॉल्युबल वेस्किल। सेल में सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट? वाटर। कितना? 70 से 90। दूसरे नंबर पे कितना? तीसरे नंबर पे न्यूक्लिक एसिड, कितना? 5 से 7। लिपिड 2। कार्बोहाइड्रेट, आयन। तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड वाटर। सेल के अंदर, प्रोटीन के अंदर कितनी तरह के अमीनो एसिड हैं? प्रोटीन की बात करें ना तो 20 तरह के, और इन 20 को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन से? एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जो हमारी बॉडी बना लेती है नॉन एसेंशियल, और जो नहीं बना पाते हो एसेंशियल। कहां से मिलेंगे? डाइट से। कार्बोहाइड्रेट कितनी तरह के? 3। पहला मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो जिनकी हाइड्रोलिसिस, ओलिगो की हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10, और 10 से ज्यादा तो पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कितनी तरह के? 5, लेकिन 2 हम लोग याद करते हैं। कौन से? पेंटोजेज एंड हेक्सोजेज। पेंटोजेज कितने? 2। राइबोज एंड, और हेक्सोज कितने? 3। कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ओलिगोसैकेराइड कितने? 9 में सबसे कॉमन डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कितने? 3। कौन कौन से? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। लैक्टोज को ब्रेक करने वाला एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा जीन? जेड जीन। ए क्या बनाता है? ट्रांस एसिटाइलेज। वाई क्या बनाता है? परमेज। परमेज क्या करता है? परमेबिलिटी को बढ़ाता है। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम प्लांट में इनवर्टेज, और एनिमल में सुक्रेज। सुक्रोज किससे बना है? सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लैक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है। पॉलीसैकेराइड कितनी तरह के? 2। होमो एंड हेट्रो। होमो कितने बताए गए? 5। कौन से? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, एनुलिन, काइटिन। हेट्रो में एक नाम बताया था, कौन सा? पेप्टिडोग्लाइकैन। तो सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ
स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन एंड काइटिन नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। आयोडीन टेस्ट कौन देता है, क्यों देता है? सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है और हेलिक्स में आयोडीन को बांध लेता है। सेलुलोज आयोडीन टेस्ट क्यों? क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं पाए जाते। कॉटन फाइबर किससे बने? पेपर किससे बना है? प्लांट सेल वॉल, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, फंजाई की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकैन। प्लांट में फूड का स्टोरेज, स्टार्च हम लोगों में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, फंजाई में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितने लेवल पे हम डिफाइन करते हैं? 4। अगर हम बात करते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट तो किसके स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी हो जाएंगे। लीनियर स्ट्रक्चर, हॉलो एंड बॉल लाइक। तीसरी, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितनी चेन? 2 अल्फा 2 बीटा। इंसुलिन में कितनी चेन? इंसुलिन में 2 चेन, प्रो इंसुलिन में 3 होती हैं। इंसुलिन में 1, दूसरा, और प्रो इंसुलिन में ए बी सी। मैचुरेशन में किसको रिमूव कर देते हैं? सी पेप्टाइड को। एलिली ने सी बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया, केवल उसने ए और बी को बनाया, एक साथ की अलग अलग बना, और बाद में क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों को आपस में जोड़ दिया। प्रोटीन में लेफ्ट एंड को क्या कहते हैं? एन टर्मिनल या फर्स्ट अमीनो एसिड, राइट को सी टर्मिनल या लास्ट अमीनो एसिड। ग्लाइकोजन में लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग, राइट एंड इज द रिड्यूसिंग एंड के नाम से जाना जाता है। हॉलो कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो प्रोटीन के काम करने के लिए जरूरी है? 3 डायमेंशनल, रॉड लाइक, पोजिशनल इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। एंजाइम ज्यादातर किससे बने हैं? प्रोटीन से। कुछ एंजाइम आरएनए से बने। न्यूक्लिक एसिड कौन सा? राइबोजाइम। कोई एग्जांपल? 23S rRNA कहां पर यूज होता है? बैक्टीरियल ट्रांसलेशन। किस काम के लिए? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एंजाइम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। कार्बोनिक एनहाइड्रेज रेट को कितना बढ़ा देता है? 10 मिलियन टाइम्स। 10 मिलियन टाइम। किस रिएक्शन में यूज होता है? CO2 प्लस वाटर गिव्स कार्बोनिक एसिड। क्योंकि बॉडी के अंदर कौन सी रिएक्शन जो बिना एंजाइम के चलती है? कोई भी नहीं। हर एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम चाहिए। एंजाइम की एक्टिविटी को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? 4। पहला टेम्परेचर, दूसरा pH, तीसरा और चौथा इनहिबिटर। टेम्परेचर और pH का करो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर या pH, वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी, है ना। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का करो हाइपरबोला, और हाइपरबोला में वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। याद आ रहा है क्या वो? और वो कंसंट्रेशन जिसपे मैक्सिमम की आधी वेलोसिटी मिल जाए क्या कहते हैं? Km। Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन अटेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। और इनहिबिशन में केवल एक ही, कौन सा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किससे रिजेम्बलेंस हो करता है? सबस्ट्रेट से। और वो कंपटीशन करता है किससे जुड़ने के लिए? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। एग्जांपल इज द मेलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, जिसका सबस्ट्रेट है सक्सिनेट। एक और एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, स्टैटिन्स। स्टैटिन उस एंजाइम को इनहिबिट करता है जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है। स्टैटिन को कौन बनाता है? मोनेस्कस परप्यूरियस। साइक्लोस्पोरिन है ट्राइकोडर्मा। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस। अबे एंजाइम को कितने क्लास में डिवाइड किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज। एक क्लास में कितने सब क्लास? 4 से 13। पहला क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा ट्रांसफेरेज, तीसरा हाइड्रोलेज, चौथा लाएज, पांचवा आइसोमेरेज, छठा लाइगेज। कौन डबल बॉन्ड बनाता है? लाइज। ग्रुप ट्रांसफर कौन करता है? ट्रांसफरेज। किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के। कुछ एंजाइम ऐसे जिनको काम करने के लिए प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए, ऐसे एंजाइम को होलो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर। कोफैक्टर कितनी तरह के? पहला
प्रोस्थेटिक ग्रुप दूसरा, कोएंजाइम तीसरा, मेटल आयन का एग्जाम्पल जिंक, किस एंजाइम में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कोएंजाइम का एग्जाम्पल एनएडी, एनएडीपी, और कोएंजाइम का एसेंशियल कंपोनेंट कौन है, विटामिन, एनएडी एंड एनएडीपी कंटेन नियासिन, एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल हीम, किस एंजाइम में, कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज, किस पे एक्ट करते हैं, H2O2, किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर और ऑक्सीजन। सेल साइकिल में कितनी घटनाएं, दो, पहला इंटरफेज, दूसरा एम फेज। ज्यादा समय कहां लगता है सेल साइकिल की ड्यूरेशन ह्यूमन के लिए, ईस्ट के लिए, ई कोलाई, तो इंटरफेज में कितना समय, 95%, और एम फेज में 5%, वो अबे वही बचा ना। इंटरफेज में कितनी घटनाएं, 3, पहला, दूसरा, तीसरा। एम फेज में पहली, दूसरी। कैरियो में कितनी, पहली, दूसरी, तीसरा, चौथा। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, G1 साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, G2 डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। इस फेज में क्रोमोसोम का नंबर चेंज, क्रोमैटिड का नंबर हो जाता है, क्रोमैटिड डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का ही तो मीनिंग होता है। एस्टर का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, मेटाफेज, सेंट्रोमेर स्प्लिटिंग इन माइटोसिस, एनाफेज एंड मियोसिस, एनाफेज 2। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 को कितनी पार्ट में डिवाइड किया गया, 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिनेप्सिस, हाँ, जाइगोटीन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट फॉर्मेशन, जाइगोटीन, टेट्राड फॉर्मेशन, बाइवेलेंट क्लियरली appears tetrad, पैकेटीन, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन non-sister chromatid of homologous chromosome, dissolution of synaptonymal complex, डिप्लोटीन, chiasmata formation, thermalization of chiasmata, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट, डायकाइनेसिस। और क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन कब शुरू होगा, लेप्टोटीन, क्योंकि प्रोफेज की पहली अवस्था हो जाएगी ना। मियोसिस और माइटोसिस में कौन वेरिएशन क्रिएट करता है, मियोसिस कौन इक्वेशनल है, कौन रिडक्शनल है। मियोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती हैं, 4, और माइटोसिस में 2 सेल बनती हैं। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, वेरिएशन कॉज करना जिससे एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन कितनी घटनाओं से होता है, 5, पहला जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, दूसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तीसरा, हाँ नहीं जेनेटिक ड्रिफ्ट, सॉरी, तीसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, चौथा म्यूटेशन, चौथा नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, और रिकॉम्बिनेशन की तो बात हो रही है, मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन कहां हो रहा है, पैकेटिन में रिकॉम्बिनेशन ही तो क्रॉसिंग ओवर है। एंड क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, जिसकी वजह से 4 जो गैमीट बनते हैं, 4 एक दूसरे से अलग होते हैं। oogenesis में कितने गैमीट बनते हैं, 1, और स्पर्मेटोजेनेसिस में 4, यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म, और एक प्राइमरी ओसाइट से एक ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। एक सेकेंडरी ओसाइट से कितने ओवम, अरे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म, 2। तुम लोग अभी मार खाओगे क्या। माइटोसिस के कितने सिग्निफिकेंस हैं, माइटोसिस 3, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट। साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरीके से हो रही है। प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन, किधर से किधर, सेंटर से पेरिफेरी, और एनिमल में फरो फॉर्मेशन, किधर से किधर, पेरिफेरी टू सेंटर। समझ गए क्या, इतना ही ठीक है, और करा दें। कल तो टेस्ट है, कल क्लास नहीं होगी ना।
तो अगली क्लास होगी आपकी सैटरडे को, है ना। तो सैटरडे को हमारा टॉपिक कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसका वीडियो मिल जाएगा आज आपको, उसको एक बार देख लेना। और बाकी हम लोग उसके साथ में रिवाइज करेंगे जेनेटिक्स पूरा, तो एक बार पढ़ के आना। कौन कौन सा चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस और एवोल्यूशन। ठीक है, चलो मिलते हैं। ठीक, थैंक यू बेटा।